नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट की आज शुरुआत करेंगे अमेरिका से, जहां अमेरिका इस वक्त एक बड़े संवैधानिक संकट के मोड़ पर खड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति अब सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने है। वहीं पाकिस्तान की सोच ने दुनिया को चौंका दिया है। वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने साफ कहा कि पाकिस्तान का परमाणु बम किसी और के लिए नहीं, सिर्फ भारत के खिलाफ है। देश की राजनीति में भी हलचल है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण अब लगभग पूरा हो चुका है। ईरान में हालात बेहद गंभीर हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनवरी 2026 में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और आखिर में मुंबई, जहां बीएमसी चुनाव सत्ता और अस्मिता की जंग बन चुका है। कल वोटिंग है और कल ही तय होगा मुंबई का जनादेश। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। थाईलैंड में पैसेंजर ट्रेन पर गिरी क्रेन, 25 की हुई मौत, 80 हुए घायल। इनमें ज्यादातर स्कूली छात्र शामिल। 65 फीट ऊंचाई से गिरा मलबा, डिब्बे पटरी से उतरे। याह्या सिनवार के बाद कौन बनेगा हमास चीफ, जल्द होंगे चुनाव। खालिद मशाल सबसे बड़े दावेदार। प्रदर्शनकारी को सरेआम फांसी दे सकता है ईरान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के घर पोंगल मनाया। बोले, तमिल संस्कृति साझी विरासत, पोंगल प्रकृति परिवार के साथ संतुलन बनाता है। दिल्ली बम धमाका केस में डॉक्टर शाहीन सईद समेत 5 आरोपियों की 3 दिन की एनआईए रिमांड बढ़ी। और अब खबरें विस्तार से। अगर एक कोर्ट का फैसला किसी देश को ट्रिलियन डॉलर के नुकसान में डाल दे तो क्या होगा? अमेरिका आज इसी मोड़ पर खड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति अब सीधे यूएस सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर कोर्ट उनके खिलाफ गया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर राष्ट्रपति को इतनी बड़ी आर्थिक नीति लागू करने का अधिकार है? ट्रंप को डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये नीति अवैध घोषित कर दी तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि अगर टैरिफ रद्द हुए तो अमेरिका को पहले से वसूले गए सैकड़ों अरब डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं। और देखिए, यही नहीं, जिन कंपनियों ने टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाई, वो भी मुआवजे की मांग कर सकती हैं। ट्रंप के मुताबिक इन सभी दावों को जोड़ दिया जाए तो नुकसान ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो अमेरिकी बजट को हिलाकर रख देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ फैसला देता है तो इसका असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को सबसे बड़ा झटका लगेगा। उनकी सबसे आक्रामक और पहचान बन चुकी आर्थिक नीति कोर्ट में गिर जाएगी। अमेरिका की विदेशी व्यापार वार्ताएं कमजोर होंगी और कई देशों के साथ चल रही डील्स पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह होगी कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर पर सख्त संवैधानिक सीमा तय हो सकती है। यानी कि भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति इमरजेंसी का बहाना बनाकर मनमाने टैरिफ्स नहीं लगा सकेगा। यही वजह है कि ये केस सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। ये तय करेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में राष्ट्रपति कितना ताकतवर है और कानून उसकी शक्ति को कहां रोकता है। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर टिकी हुई है। पाकिस्तान की रणनीति अब उसके डर को खुद उजागर कर रही है। उसने मान लिया है कि भारत से पारंपरिक युद्ध में जीत मुमकिन नहीं है, इसीलिए वो परमाणु हथियारों को ढाल बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने टीवी पर खुलकर कहा कि पाकिस्तान का परमाणु बम किसी और देश के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ भारत के खिलाफ है। ना वो इस्लामी बम है, ना अमेरिका या इजराइल के लिए। ये पूरी तरह एंटी इंडिया बम है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक पहले इस्तेमाल नहीं वाले समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता। भारत और दुनिया के कई देश चाहते हैं कि पाकिस्तान ये वादा करे कि वो पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान का तर्क है कि अगर भारत ने पारंपरिक युद्ध किया तो वो टिक नहीं पाएगा और इस वजह से परमाणु हथियार उसका आखिरी सहारा है। ये बयान अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान खुद को कितना कमजोर मानता है। इस परमाणु धमकी की सच्चाई पर भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत में कभी भी परमाणु हथियारों की चर्चा नहीं हुई। परमाणु की गीदड़ भपकियां सिर्फ पाकिस्तान के नेता और वहां की भीड़ देती है। पाकिस्तानी सेना जानती है कि परमाणु युद्ध का मतलब पूरी तबाही है। भारतीय सेना प्रमुख ने ये भी बताया कि हालिया कार्यवाही में भारत ने पारंपरिक सैन्य क्षमता को इतना मजबूत दिखाया है कि पाकिस्तान कोई गलती करने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर पाकिस्तान ने जरा सी भी चूक की होती तो भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। नजम सेठी के बयान से ये भी साफ हो गया कि पाकिस्तान पैसे और दबाव के लिए किसी के भी हाथ बिक सकता है, पहले चीन और अब अमेरिका। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के नाम से ही पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है। परमाणु हथियार उसके लिए ताकत नहीं बल्कि डर छिपाने का जरिया है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद ये उनका पहला अयोध्या दौरा होगा। कांग्रेस की ओर से अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी नेताओं के संकेत साफ हैं। बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि मंदिर निर्माण लगभग पूरा होने के बाद अब राहुल गांधी के दर्शन का रास्ता साफ है। इधर राजनीतिक हलकों में एक और बड़ी वजह की भी चर्चा है। अयोध्या में रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक होने वाली है। राहुल गांधी इस समिति के सदस्य हैं। ऐसे में बैठक में शामिल होना उनका संवैधानिक दायित्व है। अगर ये बैठक होती है तो राहुल गांधी का अयोध्या जाना लगभग तय हो जाएगा। हालांकि ये भी साफ नहीं है कि वो केवल बैठक में शामिल होंगे या रामलला के दर्शन भी करेंगे। राहुल गांधी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था और बैठक की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समिति की बैठक में कई अन्य सांसद भी शामिल होंगे और इस वजह से पूरे इलाके में अलर्ट मोड है। अगर राहुल गांधी अयोध्या जाते हैं तो ये उनका दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वो 9 सितंबर 2016 को किसान यात्रा के दौरान अयोध्या पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वो गांधी परिवार के पहले सदस्य थे जो अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन तब उन्होंने राम जन्मभूमि स्थल जाने से दूरी बनाई थी। राम मंदिर का मुद्दा दशकों से देश की राजनीति का बड़ा विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या राहुल गांधी इस बार रामलला के दर्शन करेंगे और ये दौरा राजनीतिक रूप से क्या संदेश देगा। ईरान इस वक्त आग की लपटों में घिरा है। जनवरी 2026 में लाखों लोग महंगाई, बेरोजगारी और सख्त नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सरकार ने जवाब में गिरफ्तारियां और इंटरनेट ब्लैकआउट किया है। अब सवाल सिर्फ जनता बनाम सत्ता का नहीं, बल्कि ये भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की ओर से ईरान में दखल बढ़ेगा और टकराव अली खामेनेई तक पहुंचेगा। ईरान में नाराजगी, गुस्सा और बदलाव की मांग के साथ लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस नए साल के पहले ही महीने में ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शनों ने मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अब सवाल सिर्फ सरकार बनाम जनता का नहीं, बल्कि ये भी है कि क्या अमेरिकी सीधे तौर पर ईरान में दखल देगा। बता दें, ईरान में जून 2025 से विरोध प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन जनवरी 2026 में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार की सख्त नीतियों के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, जिसका जवाब सरकार ने सुरक्षा बलों, गिरफ्तारियों और इंटरनेट ब्लैकआउट से दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ये भी बता दें कि ईरान इससे पहले भी 2009, 2019 और 2022 में बड़े विरोध प्रदर्शनों का गवाह रह चुका है, लेकिन इस बार विरोध ने सारी हदें पार कर दी हैं, क्योंकि इस बार लोग बड़े स्तर पर एकजुट नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा है कि ईरानी प्रदर्शनकारियों के लिए मदद रास्ते में है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस का साफ कहना है कि इस वक्त अमेरिका की पहली प्राथमिकता कूटनीति है, यानी बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक समाधान। लेकिन साथ ही ये भी साफ किया है कि हालात बिगड़ने पर सैन्य विकल्प पूरी तरह खारिज नहीं किए गए हैं। अमेरिकी प्रशासन मानता है कि अगर ईरान ने हिंसा बढ़ाई या प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई की तो अमेरिका जवाब देने के लिए एकदम तैयार रहेगा। वहीं ईरान ने पलटवार में कहा है कि अमेरिका राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है और जरूरत पड़ी तो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर हवाई हमलों के विकल्पों की जानकारी दी जा चुकी है। एयर स्ट्राइक इसलिए सबसे ज्यादा संभावित मानी जा रही है क्योंकि इसमें कम सैनिक नुकसान और तेज असर की उम्मीद होती है। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या इसी रणनीति का उदाहरण थी। लेकिन खतरा भी साफ है, ईरान जवाबी हमला कर सकता है और पूरा इलाका एक बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। हालांकि जमीनी हमला यानी ग्राउंड ऑपरेशन की संभावना बेहद कम है, क्योंकि ईरान का भौगोलिक इलाका पहाड़ी है, सेना मजबूत है और IRGC जैसी ताकतें मौजूद हैं। ये भी बता दें कि इराक और अफगानिस्तान का अनुभव अमेरिका को सिखा चुका है कि लंबी जमीनी जंग राजनीतिक और सैन्य दोनों रूप से भारी पड़ सकती है। इसी बीच ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी इन विरोध प्रदर्शनों का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं।
निर्वासन में रह रहे पहलवी लोकतांत्रिक बदलाव और संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। इतिहास गवाह है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद शाही परिवार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। वहीं अगर मौजूदा सरकार गिरती है तो पहलवी की वापसी एक संभावना बन सकती है, लेकिन IRGC जैसी ताकतें इस राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। ट्रंप की मदद फिलहाल एक संकेत है जिसमें राजनीतिक समर्थन, प्रतिबंधों का दबाव या सीमित सैन्य कार्रवाई शामिल हो सकती है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है, जो हालात की गंभीरता दिखाता है। तो ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एयर स्ट्राइक संभव है, ग्राउंड ऑपरेशन मुश्किल है और पहलवी की वापसी सरकार के गिरने पर निर्भर करती है। अब ट्रंप क्या कदम उठाएंगे ये तय करेगा कि ईरान में बदलाव आएगा या एक और युद्ध की आग उठेगी। अब दुनिया की नजरें ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सियासत अपने चरम पर है। BMC चुनाव अब सिर्फ नगर निगम नहीं बल्कि मराठी अस्मिता, सत्ता और मुंबई की पहचान का जनादेश बन चुके हैं। 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। अब सवाल बस एक है कि मुंबई किसके साथ जाएगी। आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां सपनों की ऊंची इमारतों के बीच अब सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। BMC चुनाव सिर्फ नगर निगम नहीं बल्कि मराठी अस्मिता, सत्ता और मुंबई की पहचान का जनादेश बन चुका है। कल 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को फैसला आएगा। अब सवाल एक ही है कि मुंबई किसके साथ जाएगी। आपको बता दें, मुंबई में 227 सीटों वाली देश की सबसे अमीर नगर निगम, जिसका सालाना बजट कई राज्यों से भी बड़ा है, इसी BMC पर कब्जे के लिए महायुति गठबंधन और 20 साल बाद एक हुए ठाकरे ब्रदर्स आमने सामने हैं। ये चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 2022 में शिवसेना टूटने के बाद ये पहला BMC चुनाव है। एक तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी शिंदे गुट, तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वोटरों को एकजुट करने की आखिरी कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार का चुनाव पूरी तरह पहचान की राजनीति के रंग में रंगा है। मराठी बनाम गैर मराठी, हिंदू बनाम अल्पसंख्यक, हर मुद्दे को चुनावी हथियार बनाया गया है। बता दें कि बीजेपी ने हिंदू और मराठी मेयर का वादा कर भावनाओं को हवा दी, तो शिवसेना UBT ने जवाब में मराठी अस्मिता को ही असली मुद्दा बता दिया। वहीं अवैध प्रवासियों को हटाने, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने जैसी टिप्पणियों ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो करीब 2 दशक तक अलग अलग रास्तों पर थे, आज एक ही मंच पर हैं। एक ही आवाज और एक ही नारे मराठी मानुस के साथ हैं। दूसरी तरफ महायुति ने भी चाल चल दी। अजीत पवार के NCP को मुंबई में अलग रखकर गैर हिंदू और शहरी वोटों को साधने की कोशिश की गई। सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद मैदान में उतरकर चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। दरअसल चुनाव में इस बार महिलाएं केंद्र में हैं। महायुति ने बेस्ट बसों में महिलाओं के लिए 50% रियायत का वादा किया है, तो वहीं ठाकरे भाइयों ने घरेलू कामगार महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक भत्ते और 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफी का आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अलग राह चुन ली। प्रदूषण, खराब सड़कों और BMC की बिगड़ती वित्तीय हालत को मुद्दा बनाया। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में 2869 सीटों के लिए मतदान होगा। राज्य भर में 3 करोड़ 48 लाख मतदाता और 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं चुनाव के मद्देनजर मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, क्विक रिस्पांस टीमें और SRPF टीमें तैनात हैं। यानी BMC चुनाव तय करेगा कि मुंबई की सियासत किस तरफ जाएगी। ठाकरे ब्रदर्स की मराठी अस्मिता या महायुति की सत्ता की ताकत कामयाब होगी। कल 15 जनवरी को मतदान होगा, 16 जनवरी को नतीजे सामने आएंगे और ये तय होगा कि देश की सबसे अमीर नगर निगम पर किसका राज चलेगा। तो आज के बुलेटिन अपडेट में सिर्फ इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।